बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है दैट्स अबाउट लिटरेरी डिवाइसेस एंड पोएटिक डिवाइसेस इन इंग्लिश। लिटरेरी डिवाइसेस एंड पोएटिक डिवाइसेस, इनका यूज़ आपको देखने को मिलता है किसी भी लिटरेरी वर्क में, क्योंकि जितने भी लिटरेरी वर्क्स हैं उन सब में ये यूज़ होते हैं। और एज अ लिटरेचर स्टूडेंट होने के नाते ये आपके लिए भी ज़रूरी है कि आप इन दो टर्म्स को समझें और अपने वर्क में यूज़ करें। तो यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल है कि डू यू थिंक इट साउंड्स गुड, लाइक इट वाज द बेस्ट ऑफ टाइम्स, इट वाज द वर्स्ट ऑफ टाइम्स, इट वाज द एज ऑफ विजडम, इट वाज द एज ऑफ फुलिशनेस, इट वाज द epoch of belief, it was the epoch of incredulity, it was a season of light, it was a season of darkness, a tales of two cities by Charles Dickens। अब अगर इस पैराग्राफ की बात करें तो ये हमारे पास लिटरेरी डिवाइसेस में जक्स्टा पोजीशन है। और अगर जक्स्टा पोजीशन का मतलब ये है कि कंट्रास्ट क्रिएट करना। सो डू यू थिंक इट साउंड्स गुड? ऑफ कोर्स इट साउंड्स गुड, क्योंकि जब आप इनके सीक्वेंस को देखते हो कि ये किस तरतीब से लिखे गए हैं और किस तरह वर्ड्स यूज़ किए गए हैं, पहले बेस्ट फिर वर्स्ट, इसी तरह फिर यहाँ में एज ऑफ विजडम फिर एज ऑफ फॉलिशनेस। तो राइटर जो हैं इन चीज़ों को यूज़ करके रीडर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, और राइटर जो है इन्हीं चीज़ों से जो है अपनी जो राइटिंग है उसको और ख़ूबसूरत बनाता है। तो यही लिटरेरी डिवाइसेस है जो कि राइटर या ऑथर यूज़ करते हैं, और इनको आप भी यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल है पर्सनिफिकेशन की, लाइक द विंड विसल्ड पास्ट माई ईयर्स लाइक अ फेमिलियर ट्यून आई हैड लॉन्ग फॉरगॉटन, द मून यंग्ड अ ब्लैंकेट ऑफ सिल्वर लाइट ओवर द फॉरेस्ट। सो इन सब लिटरेरी डिवाइसेस को हम आगे भी देखेंगे जितने भी हैं, और ये वीडियो हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, क्योंकि पोएटिक डिवाइसेस और लिटरेरी डिवाइसेस को मिला के 40 के आसपास हैं। सो हर वीडियो में हम 10-10 को डिस्कस करेंगे। बढ़ते हैं अब अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट आर लिटरेरी डिवाइसेस। लिटरेरी डिवाइसेस इज़ अ ब्रॉड टर्म फॉर ऑल द टेक्निक्स, स्टाइल्स एंड स्ट्रेटजीज एन ऑथर यूजेस टू एनहेंस देयर राइटिंग। सेम जैसे पहले भी मैंने बात की कि लिटरेरी डिवाइसेस राइटर तब यूज़ करता है ताकि अपनी जो राइटिंग है उसको रिच बना सके, इसको इन्हेंस कर सके। ये टेक्निक्स, ये स्टाइल, ये स्ट्रेटजीज़ जो है ऑथर तब यूज़ करता है जब इसने अपने राइटिंग को इन्हेंस करना हो, अपनी राइटिंग को और रिच बनाना हो। Literary devices can entail general elements that come back again and again in our work of literature, as well as the specific and precise treatment of words only used once. Really, a literary device is anything that can take boring or flavorless writing and turn it into a rich, engaging prose. अब जितने भी आप वर्क्स देखते हैं उनमें अमूमन ऐसी चीज़ें होती हैं जिनसे आप बोरियत फ़ील करते हो, मींस वो फ्लेवरलेस होते हैं, आपको मज़ा नहीं आता उनको पढ़ते हुए। तो राइटर क्या करते हैं? राइटर जो है टेक्निक्स यूज़ करते हैं। किस चीज़ के टेक्निक्स? लिटरेरी डिवाइसेस यूज़ करते हैं, स्टाइल्स यूज़ करते हैं, स्ट्रेटजीज़ यूज़ करते हैं, ताकि उस राइटिंग को जो है रिच बना सके, उनको इंगेजिंग प्रोज बना सके। तो ऐसी चीज़ें जो, अब प्रोज़ का क्या मतलब है? प्रोज़ में ये रिदम वगैरह की बात हम नहीं करते, वर्स में जो है हम रिदम वगैरह की भी बात करते हैं। लेकिन जो प्रोज़ है उसमें भी आपको ये चीज़ें देखने को मिलेगी लिटरेरी डिवाइसेस। क्यों? ताकि उस चीज़ को जो है रिच बना सके, उसको इंगेजिंग बना सके, रीडर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। तो तब हम जो है लिटरेरी डिवाइसेस यूज़ करते हैं। Now, literary devices and poetic devices. The key difference between literary devices and poetic devices is that literary devices are techniques a writer uses to convey his या her intended meaning. Literary devices जो है टेक्निक्स होते हैं, ठीक है। इसमें राइटर क्या करता है? अपनी जो इंटेंडेड मीनिंग है उसको कन्वे करने की कोशिश करता है टू अदर्स, दूसरों को। वाइल पोएटिक डिवाइसेस आर अ वेरिएंट ऑफ लिटरेरी डिवाइसेस, ये भी लिटरेरी डिवाइसेस के वेरिएंट है, लाइक यूज्ड इन पोइट्री, और ये पोइट्री में यूज़ होता है, इसीलिए इसको पोएटिक डिवाइसेस कहा गया। टू कन्वे द पोइट्स इंटेंशन, इसमें पोइट्स जो है अपनी इंटेंशन जो है कन्वे करता है। सबसे पहला जो है लिटरेरी डिवाइस वो है एलूजन। एलूजन क्या है? एन एलूजन इज़ एन इनडायरेक्ट रेफरेंस टू अनदर फिगर, इवेंट, प्लेस और वर्क ऑफ आर्ट दैट एग्जिस्ट आउटसाइड द स्टोरी। एलूजन्स आर मेड टू फेमस सब्जेक्ट सो दैट दे डोंट नीड एक्सप्लेनेशन, द रीडर शुड ऑलरेडी अंडरस्टैंड द रेफरेंस। एलूजन क्या है? एलूजन एक इनडायरेक्ट रेफरेंस होता है, और ये किसी भी इवेंट की तरफ रेफरेंस हो सकता है, किसी प्लेस की तरफ और कोई वर्क की तरफ, वर्क ऑफ आर्ट की तरफ। अब राइटर जब इसको यूज़ करता है उसमें आपको क्लियर कट नहीं बताता, एक हिंट होती है आपके लिए कि, और इससे ये ज़रूरी है कि आपको उस वाक़ये का पता हो।
अब इसके एक इजी एग्जांपल मैं आपको ये दे सकता हूँ कि जैसे अल्लामा इकबाल की जो पोइट्री है उसमें अमूमन आपने देखा होगा कि किसी भी मिसरे में जो है अल्लामा इकबाल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वाक़ये की तरफ इशारा करते हैं, मतलब उस हिंट देते हैं। अब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जो वाक़या है वो हम सब ने पढ़ा है और हम सबको पता है। तो एक वाक़ये की तरफ इशारा करना जिसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या अल्लामा इकबाल के शहर में या अल्लामा इकबाल के मिसरे में आपको देखने को मिलता है, ऐसी चीज़ों को एलूजन कहते हैं। मीन्स किसी इवेंट, प्लेस या वर्क ऑफ आर्ट की तरफ, लेकिन उस चीज़ का आपको पहले से पता हो, ये इनडायरेक्ट रेफरेंस होता है। दैट्स वाई यहाँ पे लिखा भी है कि द रीडर शुड ऑलरेडी अंडरस्टैंड द रेफरेंस, कि रीडर को वो रेफरेंस की समझ आनी चाहिए, उसको अंडरस्टैंड कर सके कि उसने वो चीज़ पहले से पढ़ी है। वो एक इनडायरेक्ट रेफरेंस होता है। अब यहाँ पे एक और एग्जांपल है, जैसे द टाइटल ऑफ हेरोके मुराकामीज़ नावल IQ84 इज़ इटसेल्फ एन एलूजन टू जॉर्ज ऑरवेल्स नावल 1984। अब ये एक नावल है किसके नाम से, IQ84 के नाम से, और ये किसका नावल था, 1984। ये जॉर्ज ऑरवेल का अपना एक नावल था, लेकिन ये किसी और ने लिखा है, मतलब ये कोई और नावल है और उसने उस नावल का क्या नाम रखा है, 1Q84। तो ये एलूजन है, और ये एलूजन किसकी तरफ है, जॉर्ज ऑरवेल के नावल की तरफ, कि ये जॉर्ज ऑरवेल के नावल की तरफ इशारा है। द जैपनीज़ वर्ड फॉर द नंबर 9 इज़ प्रोनाउंस्ड द सेम एज द इंग्लिश लेटर Q। तो जैपनीज़ वर्ड जो 9 है उसके लिए ये क्या प्रोनाउंस करते हैं, Q। इसे यहाँ पे लिखा है Q, सो इट मीन्स इट्स अ जैपनीज़ वर्क। दूसरा है हमारे पास एनापोरा। एनापोरा डिस्क्राइब्स अ पोएम दैट रिपीट्स द सेम प्रेज एट द बिगिनिंग ऑफ ईच लाइन। Sometimes the anaphora is a central element to the poem's construction. Other times poets only use anaphora in one or two stanzas, not the whole piece. एनापोरा जो है ये रिपीट होते हैं, कुछ ऐसे प्रीजेज होते हैं जो स्टार्ट में रिपीट होते हैं। अब इसकी एक एग्जांपल हम यहाँ देखते हैं, फिर हम इस चीज़ को देखते हैं, इन दो पैराग्राफ को। यहाँ पे हमारे पास एक पोएम है, लाइक द डिलाइट सॉन्ग ऑफ टोसई टेल बाय एन स्कॉट मोमेडे। Like I am a feature on the bright sky. I am the blue horse that runs in the plain. I am the fish that rolls shining in the water. अब जितने भी लाइन्स हैं इन सब में आप देख सकते हो कि I am रिपीट हो रहा है। लाइक I am a feature on the bright sky and the blue horse मीन्स ये किस्म के प्रेजेस हैं। तो ऐसे चीज़ें जो स्टार्ट में रिपीट होती हैं और ऐसे प्रेजेस जो स्टार्ट में रिपीट होते हैं उसको हम जो है एनापोरा कहते हैं। लाइक हमने जब अभी बात की पोएम की, तो उस पोएम की एक्सप्लेनेशन ये है, लाइक दिस पोएम इज़ एन एक्सपेरिमेंट इन मेटाफर, हाउ मेनी वेज कैन द सेल बी रिप्रोड्यूस्ड आफ्टर, लाइक आई एम द सिंपल आई एम। एनापोरा ड्रॉज अटेंशन टू द पोइट्स इंक्रीजिंग नीड टू डिफाइन हिमसेल्फ। तो जो पोइट है वो अपने आप को डिफ़ाइन कर रहा है इसमें। जैसे यहाँ पे इसने लिखा है कि आई एम अ फीचर ऑन द ब्राइट स्काई, आई एम द ब्लू हॉर्स, तो मीन्स ये अपने आप को डिफ़ाइन कर रहा है। इसी तरह वाइल आल्सो सेटिंग द पॉइंट फॉर अ सीरीज ऑफ वेल क्राफ्टेड पोएटिक डिवाइसेस, एनाफोरा डिस्क्राइब्स द पोएम दैट रिपीट्स द सेम प्रेज। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि इसमें सेम प्रेज जो है रिपीट होता है एट द बिगनिंग ऑफ ईच लाइन, और ये हमेशा बिगनिंग में होती है, तो उसको हम एनापोरा कहते हैं। तीसरी टाइप हमारे पास है वो है एलिगेरी। Allegory means, the word allegory comes from the Latin allegoria, meaning speaking to imply something else. Allegories are narratives that represent something else entirely, like a historical event or significant ideology to illustrate a deeper meaning. Allegory भी ये एक रेफरेंस होता है, लेकिन इसमें एक चीज़ आप लोगों ने नोट करनी है कि इसमें हम डीपर मीनिंग जो है कन्वे करने की ट्राई करते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल है, जॉर्ज ऑरवेल्स एनिमल फार्म, एन एलिगेरी अबाउट द रशियन रेवोल्यूशन ऑफ 1917। तो जॉर्ज ऑरवेल की एक नावल है जो किसके नाम से है, एनिमल फार्म के नाम से, और ये किसकी तरफ हिंट है, मतलब ये एक एलिगेरी है, ये रेवोल्यूशन जो रशिया में आई थी 1917 में उसकी तरफ इशारा है। is one of the most famous allegories ever written. A more modern example is the animated film, ये एक और है, like Zootopia, the allegory about the prejudices of modern society. तो ये सब एलिगेरी है और ये डीपर मीनिंग कन्वे करते हैं, और ये राइटर तब यूज़ करता है ऑब्वियसली जब उसने सामने से ना बोलना हो, तो इनडायरेक्टली वो ये बात करता है।
इसी तरह अब ये जो जॉर्ज ऑरवेल एनिमल फार्म की एक एग्ज़ाम्पल है हमारे पास, जो हमने पिछले स्लाइड में डिस्कस की, ये पूरी एक्सप्लेनेशन है, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। और ये नावल भी आप पढ़ सकते हो, एनिमल फार्म बहुत ही इंटरेस्टिंग नावल है। अब ये एक और एग्जांपल है हमारे पास, हाउएवर एल्गरीज आर नॉट ऑलवेज एलूजन्स। एल्गरी जो है हमेशा एलूजन्स नहीं होते, क्योंकि एलूजन में भी हम इनडायरेक्ट जो है किसी चीज़ की तरफ रेफरेंस देते हैं, मींस किसी वाक़ये की तरफ, किसी इवेंट या किसी प्लेस, किसी वर्क ऑफ आर्ट की तरफ हमारा जो है इशारा होता है। कंसीडर प्लेटोज एल्गेरी ऑफ द केव, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा 5th और 4th सेमेस्टर में, कि एल्गेरी ऑफ द केव में क्या होता है, विच रिप्रेजेंट्स द आइडिया ऑफ एनलाइटमेंट, like by representing a complex idea. This allegory could actually be closer to an extended symbol rather than an extended illusion. तो एल्गेरी ऑफ द केव किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा था, वो इसी चीज़ को, द आइडिया ऑफ द इनलाइटमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो इट मीन्स कि आप लोगों ने इस चीज़ को रिमेंबर करना है कि एल्गेरीज आर नॉट ऑलवेज एलूजन्स, ये हमेशा एलूजन नहीं होते। उसके बाद हमारे पास है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन इज़ द लिटरेरी टेक्निक ऑफ यूजिंग अ सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स दैट बिगिन विद द सेम लेटर और साउंड फॉर अ पोएटिक और म्यूजिकल इफ़ेक्ट। तो इसमें भी जो है ये एक लिटरेरी डिवाइस है, और इसमें वर्ड्स जो हैं वो जो है रिपीट होते हैं, मींस उनके साउंड भी सेम होते हैं, सेम लेटर और साउंड फॉर अ पोएटिक। अब इसकी एग्जांपल ये है कि मैनी ऑफ स्टैंस लीज आइकॉनिक कॉमिक कम बुक करेक्टर्स हैव अल्टरनेटिव नेम्स। तो ये एक वर्क है, अब उसमें जो करेक्टर्स है उनके नाम कुछ इस तरह है, लाइक पीटर पार्कर, तो इसमें पी भी रिपीट हो रहा है, इधर पी रिपीट हो रहा है। इसी तरह मैथ्यू मर्डॉक, रेड रिचर्ड्स एंड ब्रूस बैनर, तो ये सब में जो है यहाँ पे बी भी रिपीट हो रहा है, और इसमें आर आर रिपीट हो रहा है, इसी में एम रिपीट हो रहा है, इसमें पी रिपीट हो रहा है। सो एलिट्रेशन में क्या होता है, ये वर्ड्स होते हैं दैट बिगेन विद द सेम लेटर, मतलब इसके लेटर सेम होते हैं और साउंड भी कभी कभार सेम होते हैं, तो इसको हम एलिट्रेशन कहते हैं। उसके बाद हमारे पास जो टाइप है वो है एम्प्लीफिकेशन। एम्प्लीफिकेशन क्या है? एम्प्लीफिकेशन इज़ द टेक्निक ऑफ एम्बेलिशिंग अ सिंपल सेंटेंस विद मोर डिटेल्स टू इंक्रीज इट्स सिग्निफिकेंस। अच्छा, इसमें ये होता है कि जो एक सिंपल सेंटेंस है उसको आपने कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन करना है, मींस आपने इतना ज़्यादा एक्सप्लेन करना। अब यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल है कि अ पर्सन हु हैज़ गुड थॉट्स कांट ईवर बी अगली। तो एक सिंपल सेंटेंस है, बस आप यहाँ पे ख़त्म कर दें, यह फुल स्टॉप ही है, लेकिन आगे से उसने क्या एक्सप्लेनेशन दी है, यू कैन हैव अ वॉन्की नोज एंड अ क्रॉक्ड माउथ एंड अ डबल चिन एंड स्टिक आउट टीथ, बट इफ़ यू हैव गुड थॉट्स इट विल शाइन आउट ऑफ योर फेस लाइक सनबीम्स एंड यू विल ऑलवेज लुक लवली। तो ये रोल डाल द ट्विस्ट, ये उसके वर्क से लिए गए हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि एक सिंपल सेंटेंस है, अ पर्सन हु हैज़ गुड थॉट्स कांट ईवर बी अगली। तो यहाँ पे सेंटेंस ख़त्म होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे देखे आपने कि पूरी एक एक्सप्लेनेशन दी गई है एम्प्लीफिकेशन की। तो इसको हम जो है एम्प्लीफिकेशन कहते हैं कि एक सिंपल सेंटेंस को आपने डिटेल में एक्सप्लेन करना, उसकी सिग्निफिकेंस को एक्सप्लेन करना। फिर उसके बाद हमारे पास है एनालॉजी। एनालॉजी कंपेयर्स वन थिंग टू समथिंग एल्स टू हेल्प एक्सप्लेन अ सिमिलरिटी दैट माइट नॉट बी ईजी टू सी। इस एनालॉजी में जो है हम कंपैरिजन करते हैं एक चीज़ की दूसरी चीज़ के साथ, टू हेल्प एक्सप्लेन अ सिमिलरिटी, के उसकी जो सिमिलरिटी उसको एक्सप्लेन कर सके, दैट माइट नॉट बी ईजी टू सी, लेकिन ये इतना ईजी नहीं है। अब इसकी एग्जांपल ये है कि इन द ड्रैगन्स ऑफ एडन कार्ल सैगन कंपेयर्स द यूनिवर्स इंटायर हिस्ट्री विद अ सिंगल अर्थ ईयर टू डेमोन्स्ट्रेट द कॉन्टेक्स्ट ऑफ व्हेन मेजर इवेंट्स अकर्ड। अब उसने इस वर्क में क्या किया है, जो ड्रैगन्स ऑफ एडन में, किसने, कार्ल सैगन ने, उसने क्या किया है कि यहाँ पे जैसे द अर्थ फॉर्म्ड ऑन सितंबर 9, इसने क्या कहा है कि जो अर्थ है वो फॉर्म हुई है, मींस इसकी एग्जिस्टेंस हुई है कब, सितंबर 9 में, एंड ह्यूमन्स फर्स्ट अफेयर्ड एट 10:30 PM ऑन दिसंबर 31। सो अब इसकी आप देखो कंपैरिजन वो कर रहा है, लेकिन इसको एक्सप्लेन करना, इसकी सिमिलरिटी को एक्सप्लेन करना, दैट्स नॉट एन ईजी वर्क। तो इसको हम एनालॉजी कहते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास जो टाइप है वो है एंथ्रोमॉर्फिज्म। एंथ्रोपोमॉर्फिज्म जो है इज़ व्हेन नॉन ह्यूमन थिंग्स लाइक एनिमल्स और ऑब्जेक्ट्स एक्ट ह्यूमन, existing traits such as speech, thoughts, complex emotions and sometimes even wearing clothes and standing upright। इसमें क्या होता है एंथ्रोपोमॉर्फिज्म में कि जो नॉन ह्यूमन थिंग्स हैं वो जो है
एक्ट करते हैं इंसानों की तरह, मतलब वो स्पीच भी कर सकते हैं, वो सोच भी सकते हैं, मतलब नॉन ह्यूमन चीज़ों की बात, नॉन लिविंग चीज़ों की बात हो रही, मतलब वो स्पीच भी कर सकते हैं, वो सोच भी सकते हैं, उनके इमोशंस भी होते हैं, समटाइम्स इवन वेयरिंग क्लॉथ्स, वो कपड़े भी पहन सकते हैं, एंड स्टैंडिंग अपराइट, इवन वो खड़े भी हो सकते हैं। यहाँ पे बेस्ट एग्जांपल हमारे पास ये है कि वाइल मोस्ट फेरी टेल्स फीचर एनिमल्स दैट एक्ट लाइक ह्यूमन, लाइक द ब्यूटी एंड द बीस्ट फिल्म्स। अभी एक फ़िल्म है जिसमें इसका यूज़ हुआ है, हाउसहुड ऑब्जेक्ट्स लाइक टॉकिंग क्लॉक्स, कि उसमें जो क्लॉक्स है, जो वॉचेज़ हैं, वो बातें करते हैं। तो इट मीन्स अब बात करना ये तो ऑब्वियसली इंसान की वो है, ट्रेट है, मतलब एक करेक्टरिस्टिक है, लेकिन वहाँ पे जो हैं, जो वॉचेज़ हैं या जो क्लॉक्स है, वो भी बातें करते हैं। सिंगिंग टी पॉट्स, जो टी पॉट्स हैं वो सिंगिंग कर रहे होते हैं, इसी तरह एंड मैनी मोर, और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हम, और भी ऐसे वर्क्स हैं जिसमें हमने देखते आ रहे हैं कि जो नॉन लिविंग चीज़ें हैं वो बोलते भी हैं, कपड़े भी पहनते हैं, स्पीच भी करते हैं, थॉट्स उनके होते हैं, इमोशंस होते हैं। लास्ट टाइप, ये जो है हम इसको लास्ट टाइप से समझेंगे, फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो में हम इसके अगले टाइप्स डिस्कस करेंगे। एपोस्ट्रोफी। अब एपोस्ट्रोफी की जब भी बात आती है तो हमारे माइंड में यही होता है कि एपोस्ट्रोफी से मुराद मतलब एक कॉमा लगाना है जो पोजीशन शो करती हो, उसको हम एपोस्ट्रोफी कहते हैं। नो, अब लिटरेचर में या लिटरेरी डिवाइस में इसका जो है कंसेप्ट डिफरेंट है। डोंट कंफ्यूज दिस विद द पंक्चुएशन मार्क फॉर प्लूरल नॉन्स, या इसको हम प्लूरल नॉन से जो है इसको कंफ्यूज नहीं करना। Like the literary device, apostrophe is different. ये different है। Apostrophe describes any instance when the speaker talks to a person or object that is absent from the poem. ये स्पीकर तब यूज़ करता है अपनी पोइट्री में या अपने वर्क में जब वो ऑब्जेक्ट या वो पर्सन जो है एब्सेंट हो, मीन्स वो करेक्टर उस चीज़ में ना हो, मतलब उस वर्क में ना हो। Poets employ apostrophes when they speak to the dead or to a long lost lover. या poet तब भी इसको यूज़ करता है जब उसका जो लवर है उसकी डेथ हो गई हो, या जब उसके लवर जो है वो खो चुका हो, तब ये यूज़ करते हैं। But they also use apostrophes when writing an ode to a Grecian urn or an ode to a woman in Long Island. अब ये क्या कहते हैं, जॉन कीट्स के वर्क्स हैं, आप लोगों ने इसको पढ़े होंगे, ओड टू अ ग्रेशियन अर्न, ओड टू अ नाइट एंगल। तो ये सारे वर्क्स जो हैं जॉन कीट्स के, उसमें भी आप देख सकते हैं एपोस्ट्रोफी का यूज़ आपको देखने को मिलेगा। सो ओड टू अ ग्रेशियन अर्न में जब ये वो ग्रीक के एंशियंट इस तरह कुछ जो लाइक पेंटिंग को जो है ये डिस्क्राइब करते हैं, उसमें भी ये एपोस्ट्रोफी का यूज़ करते हैं। Apostrophes were often employed in admiration or longing, as we often talk about things far away in wistfulness or praise. Still try using apostrophes to express other emotions. तो इसमें हम emotions को भी डिस्कस करते हैं। express like ode to a Grecian urn में क्या होता है कि ये emotions को जो है डिस्क्राइब करता है, कौन, जॉन कीट्स। इसी तरह एक्सप्रेस जॉय और ख़ुशी को भी एक्सप्लेन करता है। क्यों? क्योंकि वो जब उस पिक्चर्स को देखते हैं तो उसको जब एक्सप्लेन करते तो उसे खुशी भी होती है जॉन कीट्स को। इसी तरह ग्रीफ, फेयर, एंगर, डिस्पेयर, जेलेसी और एक्सटेसी ऑन दिस पोएटिक डिवाइसेस कैन प्रूव वेरी पावरफुल फॉर पोइट्री राइटर्स। तो ये पोइट के लिए भी बहुत ज़रूरी है, और इसको कभी भी कंपेयर नहीं करना कि ये प्लूरल के लिए यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पे इसका कंसेप्ट डिफरेंट है, मींस लिटरेरी डिवाइसेस में। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। इससे जो अगले टाइप से इसको हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो फिर काफ़ी लंबी हो जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद है तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।